शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब आपका मैथ्स भी चल चुका है। देखिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जिसमें हमने आपका थर्मल फिजिक्स नामक पोर्शन चलाया है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम 10 मई से स्टार्ट कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑटो इंजन पढ़ा था। अब ये ऑटो इंजन क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ये हम पढ़ा रहे हैं नए शिक्षा नीति के तहत। सर आप थ्योरी बहुत लिखाते हो। बच्चे थ्योरी लिखाने का रीजन ये है, आप में से कितने परसेंट विद्यार्थी पूरी थ्योरी एग्जैक्ट याद रख पाएंगे। मुश्किल से मुश्किल 10 से 20%। बाकी के 80-90% स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें से भी सिकोड़ के इतना सा लिखेंगे। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा थ्योरी की लिखता हूं। और दूसरा बच्चा थ्योरी लिखनी भी चाहिए जहां जरूरत है। हालांकि मैं फालतू फंड नहीं लिखता, जिसकी जरूरत है वही लिखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीजल इंजन। लास्ट क्लास में हमने ऑटो इंजन। तो डीजल का मतलब क्या होता है भैया। हमारे गांव में एक है अंकल, उनका नाम डीजल है, जिन्हें हम चीचा बोलते हैं। क्या हाल चीचा है। एक मैनेजर भी है हमारे गांव में, बड़े कमाल कमाल ने। मैं दरोगा जी भी है हमारे गांव में, बस नाम है उनके, ये हकीकत में वे नहीं है। मैनेजर भी नाम है, डीजल भी नाम है, दरोगा भी नाम है। तो भाई ऐसी डीजल नाम के एक व्यक्ति थे जो ऑटो इंजन की इफिशियंसी आप जानते हो, दक्षता। दक्षता क्या होती है, कम खा के ज्यादा मेहनत करना, कम खावे और ज्यादा दे, कम ले और ज्यादा दे, वो क्या होता है आपका इफिशियंट इंजन। अच्छा इफिशियंट। तो डीजल जो थे हमारे ऑटो इंजन की इफिशियंसी से असंतुष्ट थे। वे कह रहे थे यार जितनी मैं उम्मीद कर रहा था ऑटो इंजन ने उतनी ज्यादा इफिशियंसी दक्षता नहीं दिखाई। तो यहां से डीजल ने एक नए इंजन के पीछे लग गए, जिस इंजन का नाम क्या था बच्चा, डीजल इंजन। तो यहाँ पर देखिए दिख तो रहा होगा क्लियर। जिसे नहीं दिखता बेटा, आप बहुत कमेंट करते हो सर वीडियो क्वालिटी। आप साइड में 3 डॉट होंगी, 3 डॉट पे क्लिक करो, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके क्वालिटी 480, 720, 1080 कर लो। जोन सी ज्यादा हाई करोगे उतना ही बेहतर दिखेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डीजल वाज डिससैटिस्फाइड। डिससैटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट। तो डीजल जो थे असंतुष्ट थे किस चीज से, विद द लो इफिशियंसी, कम दक्षता से। किसकी कम दक्षता से, ऑफ ऑटो इंजन। ऑटो इंजन की कम दक्षता से डीजल असंतुष्ट थे, कम दक्षता लग रही थी उन्हें इनकी, ठीक। एंड बिगन इन्वेस्टिगेशंस विद द आइडिया दैट, और उन्होंने एक आइडिया पे काम करना चालू कर दिया। क्या, that the efficiency of the Carnot cycle may be reached by certain other contrivances, कि जो कार्नोट इंजन की इफिशियंसी तक भी हम पहुंच सकते हैं कुछ नए नए प्रयोग, नए दिमाग चला कर, ठीक है। क्यों, कार्नोट इंजन क्या था, सबसे इफिशियंट था। तो डीजल जी कह रहे थे कि ऑटो इंजन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन मैं कुछ मेरे दिमाग में ऐसी बातें चल रही जिसमें हम ऑटो इंजन को वहां तक पहुंचा दें, कार्नोट इंजन तक। लेकिन आपको पता है कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। लेकिन डीजल जी ने पहुंचने की कोशिश की वहां तक। देखो क्या, ही डिड नॉट सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट्स, वे अपने अटेम्प्ट्स में सक्सीड नहीं, यानी कि सफल नहीं हुए। हमने क्या कहा था, कार्नोट इंजन तक वो पहुंचना मुश्किल है, ठीक। हम शुरुआत में पढ़ चुके थे। बट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अदर इंजन, लेकिन उनके किसने, अटेम्प्ट्स ने एक नए इंजन की तरफ हमें क्या कर दिया, अग्रसर कर दिया, और एक नया इंजन निर्माण हुआ, ठीक। विच इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, जो आंतरिक दहन इंजन के एक आइडियल फॉर्म है। सर ये आंतरिक दहन इंजन, अरे जिनमें ईंधन इंजन के अंदर चलता हो। पेट्रोल इंजन भी इंटरनल कंबशन इंजन है आपका, ऑटो इंजन भी इंटरनल कंबशन इंजन है, ठीक। द ग्रेट सुपीरियोरिटी ऑफ डीजल इंजन ओवर द ऑटो इंजन इज ड्यू टू, यानी कि जो हमारा डीजल इंजन है उसकी सुपीरियोरिटी है किसके ऊपर, ऑटो इंजन के ऊपर। किस वजह से, इज ड्यू टू, इस कारण से। किस कारण से, स्पेशली डिजाइंड सिलेंडर
विच कैन बियर ए मैक्सिमम प्रेशर, यानी कि डीजल इंजन में डीजल ने एक ऐसा सिलेंडर बनाया जो 34 एटमॉस्फेयर का प्रेशर झेल सकता था। अरे यार, हम पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पा रहे, हम क्या करते हैं, दिमाग में नई नई चीजें लाते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये आ जाता है सुसाइड कर ले ना मुन्ना, ये मत करने, सबसे कायरता का काम है। क्यों? अरे यार, मरने से पहले उन माँ बाप को सोच दो जो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते बीएससी तक ले आए। तो ये दिमाग में मत लाया करो। इस सिलेंडर को देखो, बेचारे को 34 एटमॉस्फेयर का सिलेंडर ले रहा है, और जब भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर ले रहा है, और जब भी सुसाइड नहीं करता। ठीक सर, आप साथ साथ लिखा करो जब ज्यादा समझ में आता है। बेटा थ्योरी बहुत लंबी है, साथ साथ लिखता है ना। अब यहाँ तक मुश्किल से 5-6 मिनट की वीडियो हुई है, लेकिन अगर मैं साथ साथ लिखता तो यहाँ तक की लिखने में आधा घंटा लग जाता। समझ रहे हो ना? देखो अब क्या है, cylinder which can bear a maximum pressure of 34 atmosphere and also in diesel engine there is no fear of explosion। अब भैया डीजल इंजन में फटने का भी खतरा नहीं होता, मजा ही आ गया, डीजल जी ने तो मजा ही बांध दिया। सर ऐसा क्यों? अरे आपको याद है ऑटो इंजन में मिक्सचर भर रहे थे, किसका? एयर का, पेट्रोल का। इसमें मिक्सचर नहीं भरा जाता है, इसमें एयर कंप्रेस की जाती है। एयर कंप्रेस करने के बाद डीजल डाला जाता है, यानी कि डीजल को कंप्रेस नहीं किया जाता, जिससे इंजन फटने का खतरा नहीं होता। अरे हवा कंप्रेस की जाती है बस। कंप्रेस मतलब जानते हो योरा, सिंस ओनली एयर इज कंप्रेस, क्योंकि इसमें केवल हवा ही दबाई जाती है। सर जब हवा दबाई जाती है तो फिर डीजल इंजन क्यों इसका नाम एयर इंजन होना चाहिए? अरे बर्न तो डीजल ही होगा, जलेगा तो डीजल ही। यहाँ द आइडियल कंडीशन आर एज्यूम्ड while discussing the complete cycle, यानी कि जब हम डीजल साइकिल की चर्चा करते हैं तो कुछ आइडियल कंडीशन मानी जाती हैं। वे आइडियल कंडीशन आपको पता है क्या? वर्किंग सब्सटेंसेस एयर ऑल टाइम। सर हमें तो नहीं पता, आपने कब बताया? अरे ऑटो इंजन में बताया तो था, नलायक को ऐसी बात मत क्या करो। एंड इट बिहेव्स एज ए परफेक्ट गैस, ये क्या है बच्चा? आइडियल कंडीशंस हैं। ठीक, देयर इज नो फ्रिक्शन, जब सिलेंडर का वो चलता है टुक टुक पिक्सन, तो वहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। दिस साइकिल इज कॉल्ड डीजल साइकिल, इसी साइकिल को हम डीजल साइकिल कहते हैं। सर इसकी फिगर बनाओ। फिगर अभी बनाते हैं, पहला आप इतना देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब डीजल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे चलते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ा था दिस इज कॉल्ड डीजल साइकिल। अब हम डीजल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, वापिस से अपना इंजन ले आते हैं। रियलिटी में बताऊं मैं ये क्यों ले रहा हूं, देखो हालांकि अभी फिगर डाल दूंगा मैं, कहाँ हो तुम, फिगर डाल दूंगा मैं, आप घबराइए मत, ये मत सोचिए। ये इसकी फिगर है, ये दिख रहा है, ये ऊपर का हिस्सा और ये अंदर जो चलता है। तो मैं आपको इसी के थ्रू ऐसे ही समझाता हूँ। ये हो गया, और ये जो अंदर का हिस्सा इसमें चलता है, ये रहा। तो इसके थ्रू समझाना थोड़ा सा इजी बन जाता है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। जैसे देखो पहली कंडीशन E2 है, ये इसमें एयर है, एयर बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये पॉइंट E था, ये रहा, और वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते वॉल्यूम बढ़ा, E से A पे पहुंच गया, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। देखो रियलिटी में और आपके थ्योरेटिकल में दोनों में बड़ा डिफरेंस है। कैसे? और जब एयर भर रही है तो प्रेशर लगता है, तो ये लाइन रियलिटी में सीधी ना होकर थोड़ी ऐसी बनती है। लेकिन जो हम बुक का है हम वो सिस्टम करेंगे। हमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर आपका क्या रहा कांस्टेंट, E से पॉइंट A पे पहुंच गया, इसमें क्या आ गई गैस। अब मैं धीरे धीरे दबाऊंगा, पिस्टन ऊपर जाएगा धीरे 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 धीरे। हालांकि इंजन में तो तेजी से चलता है, लेकिन भैया हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो इसे हम क्या लेकर चलेंगे, स्लो स्लो। तो जब इसे स्लो स्लो लेंगे हम, तो भैया देखो ये ए स्लो स्लो, तेजी से करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, स्लो स्लो हीट प्रोड्यूस
नहीं होती। तो स्लो हम क्या करेंगे, एयर को कंप्रेस करेंगे। जब हम कंप्रेस करेंगे तो एयर यहाँ इकट्ठी होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये रहा भैया, ए से बी पे पहुंचे, वॉल्यूम तो देखो पीछे की साइड कम होता जा रहा है और प्रेशर ऊपर की साइड बढ़ता जा रहा है। तो हम ए से बी पे पहुंच गए। पॉइंट ए पर टेम्परेचर T1 था, वॉल्यूम V1 था। पॉइंट बी पर टेम्परेचर T2 था और वॉल्यूम V2 था। अब बी से सी पर आए, देखो अब क्या हुआ भैया, B2C, it represents the stage when the oil is sprayed into the cylinder। अब भैया गैस कंप्रेस कर दी, हाँ गैस क्या होगी, गर्म होगी। गैस का एयर गर्म होगी। तो अब आपने क्या करा, इसमें इंजेक्टर्स है, डीजल स्प्रे करा। क्या स्प्रे करा, डीजल अंदर की साइड। जब डीजल स्प्रे करोगे तो डीजल क्या पकड़ेगा, आग पकड़ेगा, और आग पकड़ेगा तो भैया हीट जनरेट होगी। तो ये एक्सपेंड होगा, कोशिश करेगा हीट बाहर ना जा पाए। भैया क्यों, भैया जिस पे जितने पैसे आ गए, क्या करेगा, अपनी गुल्लक बड़ी करने की कोशिश करेगा ताकि पैसे बाहर ना गिरे। जब इसमें हीट जनरेट होगी तो वापस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ तो हमने हीट डाल ली, तो भैया प्रेशर कांस्टेंट, क्या डीजल डालना, और डीजल से स्प्रे होकर बूम हीट बनी। और भैया देखो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, वापस से इंक्रीज, प्रेशर कम। पर भैया ये यहाँ प्रेशर लग रहा था, ये क्या हो रहा, पीछे को बढ़ने लगा। तो वॉल्यूम तो देखो इंक्रीज होता जा रहा, प्रेशर क्या होता जा रहा, कम। वॉल्यूम तो इंक्रीज होता जा रहा, ये रहा आगे को, प्रेशर क्या होता जा रहा, कम। अब क्या होगा, डी से जब इंजन अंदर फ्यूल बर्न हो गया तो इसमें क्या निकलेगा भैया, एग्जॉस्ट से धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा, धुआं निकल गया सारा। तो धुआं निकल गया, वॉल्यूम तो अब भी जब ये यहां तक पहुंच गया तो धुआं निकल गया। वॉल्यूम तो इतना का इतना ही है, तो वॉल्यूम इतना का इतना ही रहा, लेकिन धुआं निकलने पे प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये सब आपको पता है, ये सब भी लिखा हुआ है। देखो इसे रख दूं मैं साइड में को, नहीं तो सोचोगे कहाँ फिजिक्स से बायोलॉजी के टीचर हो गए सर। देखो यहाँ पर क्या है, E2A। E2A का मतलब इट रिप्रेजेंट द इनटेक ऑफ एयर एंड वॉल्यूम चेंज टू V1, दिस इज चार्जिंग स्ट्रोक। ये बोला भैया हमने इनटेक क्या लिया, वॉल्यूम किसका, एयर का। एयर इसमें भरी और क्या किया, इसे इंक्रीज किया, वॉल्यूम एयर का हो गया। चलो फिर A to B, इट रिप्रेजेंट द कंप्रेशन। हम क्या कर रहे थे, उसे दबा नहीं रहे थे, तो कंप्रेशन हो गया। मैंने क्या बताया था, धीरे धीरे दबाते हैं जो हीट प्रोड्यूस ना हो। जब हीट प्रोड्यूस नहीं हुई तो कौन सा हो गया, एडियाबैटिकली। हमने मान लिया टेम्परेचर T1 से T2 पहुंच गया और वॉल्यूम V1 से V2 पहुंच गया। अब बी से सी पे देखिए, बी से सी कहता है इट रिप्रेजेंट द स्टेज व्हेन द ऑयल इज स्प्रेड। हमने बताया कि जब कंप्रेस होकर एयर यहाँ आ गई, उसमें स्प्रेड इंजेक्टर से क्या किया जाता था, डीजल को स्प्रे किया जाता। कौन सा ऑयल है, डीजल ऑयल। क्यों, क्योंकि हम कौन सा इंजन पढ़ रहे हैं बच्चा, डीजल इंजन पढ़ रहे हैं। इनटू द सिलेंडर, द ऑयल बर्न्स इमीडिएटली। ऑयल जल लेता है क्योंकि भैया एयर गर्म होती है बहुत, और आपका ऑयल तो हल्की सी उस पर आग पकड़ लेता है। द प्रेशर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। देखो यहां से यहां तक हमने प्रेशर क्या रखने की कोशिश करी है, रियलिटी में रहता नहीं है। रियलिटी में इस तरीके से होता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट कैसे रह जाएगा यार, वहां पे हीट जनरेट हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट कैसे रह जाएगा। तो सर ये डायग्राम गलत है बेटा, प्रैक्टिकली तो गलत है, लेकिन थ्योरेटिकली जो डीजल ने बताया था, जैसे कार्नोट इंजन ने थ्योरेटिकली बताया था, थ्योरेटिकली सही है। और पेपर में आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना होता, थ्योरी करके दिखानी होती है, तो पेपर के हिसाब से। सर बुक में कैसा बनना है, सेम ऐसे बनना है, कोई सी बुक उठा लियो। अब आओ यहाँ, हम बी से सी पहुंच गए, अब सी से डी। कहां है, इट रिप्रेजेंट, यहां लिख लेना 4 पे, सी टू डी। यहां लिखना भूल गया मैं, 4 पॉइंट पे सी टू डी। ठीक, इट रिप्रेजेंट द वर्किंग स्ट्रोक, द मिक्सचर ऑफ एयर एंड डीजल ऑयल वेपर एक्सपेंड एडियाबैटिकली। अब भाई जब स्प्रे कर दिया तो अंदर एयर का और डीजल का मिक्सचर हो गया, वो बर्न हो गया, क्या होगा, एक्सपेंड होगा, पीछे की साइड चलेगा। तो हो गया भैया एडियाबैटिकली, ये रहा सी से डी। अपना क्या हो गया, आपका वॉल्यूम तो इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज। ठीक, एज द पॉइंट डी रीच्ड द एग्जॉस्ट वाल्व, ऊपर जो वाल्व लगे हुए हैं एग्जॉस्ट खुल जाएंगे और वहां पे क्या निकलेगा बच्चा, गैस निकलेगी, निकल ली है गैस। एंड द प्रेशर ड्रॉप्स टू द पॉइंट ए, प्रेशर डिक्रीज होकर पॉइंट 2 पे पहुंच जाएगा। हम क्या कहते हैं, बट वी रिमेन्स कांस्टेंट। वी का मतलब वॉल्यूम देखो यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, बट T एंड P डिक्रीज, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और फिर वापस से सारा इंजन बर्न हो गया, फिर
वही इनिशियल कंडीशन चलेगी, ए से ई पहुंच जाएगा, फिर ई से ए पहुंचेगा, ए टू ई भी रिप्रेजेंट द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम इस इंजन की इफिशियंसी पढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसकी हम इफिशियंसी निपटा देते हैं। इसकी इफिशियंसी भी सेम कार्नोट और ऑटो की तरह ही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये रहा, लेट 1 ग्राम ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, हमने क्या मान लिया, हमारे पास 1 ग्राम है, आपका m ग्राम का मन करे m ग्राम मान लो, लेकिन हमने ऑटो में 1 ग्राम ही माना था, तो इसमें भी मैं 1 ग्राम ही मान रहा हूं। लेट 1 ग्राम ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज टेकन, देन क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। बेटा यहाँ पे तो हीट एब्जॉर्ब हुई थी, क्यों, अरे यार क्यों बराबर क्या होता है, mc डेल्टा टी, नहीं होता क्या, पढ़ा तो है स्पेसिफिक हीट, मैंने खुद ने पढ़ाई है। तो भैया m की जगह पे 1, c की जगह पे cp। सर मैंने कहा हाँ, ऑटो इंजन में तो cv आया था मेरे बच्चों, cv होता है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और cp होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए। Q1 के लिए देखो प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ का यही है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, पॉइंट बी पर भी सेम है और पॉइंट सी पर भी सेम है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो आ गया cp। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, T2 से T3 हो गया, तो कितना प्रेशर हो गया, T3 माइनस T2। ये हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई। अब मैं किसकी निकालता हूं, Q2 की। Q2 ये रहा, यहाँ पे देखो वॉल्यूम, यहाँ भी V1 यहाँ भी V1, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिल्कुल वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर Q2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 इंटू CV T4 माइनस T1। अरे क्यों CV, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, तो CV, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो CV ये रहा 1 इंटू CV T4 माइनस T1। इक्वेशन सेकंड, मैंने क्या किया, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, यहाँ क्या बचा, Q2 अपॉन Q1, इधर की साइड CV T4 माइनस T1 अपॉन CP T3 माइनस T2। हो गया सिंपल। अब सर T4 माइनस T1 ऐसी, T3 माइनस T2 ऐसी, सर ये कहां से आ गया, अरे आपने पढ़ा था गामा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशो, ये प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम के नीचे है। अब यहाँ पर क्या है, CV अपॉन CV, तो उलट दो, तो 1 अपॉन गामा किसके बराबर, CV अपॉन CV के, तो गामा किसके बराबर, CP अपॉन CV के, और 1 अपॉन गामा किसके बराबर, CV अपॉन CV के। तो इसके पहले इस पर क्या आ गया, 1 अपॉन गामा, T4 माइनस T1 एज इट इज, T3 माइनस T2 एज इट इज। अब अगर आपने मेरे पास कार्नोट इंजन पढ़ा है तो उसकी इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कह लूं, या 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब हमारे पास Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू पता है, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कितना है, 1 अपॉन 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज Q2 अपॉन Q1 की जगह पर क्या आ गया, 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 T3 माइनस T2। ये मेरे पास यहाँ पे इफिशियंसी खत्म होगी। अब आपकी बुक में बेटा इसे रो और ई की टर्म में निकाला गया है। सर ये रो किसके बराबर होता है, बेटा रो होता है V1 अपॉन V2, ये होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो। एडियाबैटिक जब एक्सपेंड होगा, अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ V2 अपॉन V1 क्या है, V1 अपॉन V2, यानी कि इनिशियल ऊपर लिया जाता है, फाइनल बाद में, तो V1 अपॉन V2 क्या है आपका रो। और भैया कंबस्टन एक्सपेंशन V3 और V2, यहाँ पर जब आग लगी थी, इस रेशो को क्या कहते हैं, कंबस्टन एक्सपेंशन रेशो, या इसका दूसरा नाम है फ्यूल कट ऑफ रेशो। समझ लो, अरे जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा वो तो गामा होगा, और जब फ्यूल जलेगा, जला का कंबस्टन का मतलब होता है जलना, जलने से जो वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा उसका जो रेशो होगा वो आपका होगा फ्यूल कट ऑफ रेशो। अब आपकी बुक में इफिशियंसी ई और रो की टर्म्स में दे रखी है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, T4 T1 T3 T2 सबको रो और ई में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। चलिए पहले हम ले लेते हैं ये AB। नाउ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस AB, किसी में बच्चा AB में, तो एडियाबैटिक के लिए पढ़ा था T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा के T1 की जगह पर T1, V1 की जगह पर V1, T2 की जगह पर T2, V2 की जगह पर V2 और ऊपर गामा माइनस 1। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ गई, T1 इधर,
T2 इधर V1 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, तो V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1, और V1 अपॉन V2 रो उलट दोगे तो 1 अपॉन रो। तो भैया T1 की वैल्यू तो 1 अपॉन रो की टर्म में आ गई। चलो अब आओ BC, ए बी के बाद BC। अरे BC तो क्या है भैया, प्रेशर सेम है, तो यहां पर हम ये वाला तो लगा ही नहीं सकते, ये तो एडियाबैटिक के लिए है। अगर आपने क्या पढ़ा, पीवी बराबर RT nRT होता है, हमने 1 ले लिया मोल भी, तो भैया यहां पर देखो P अपॉन R इक्वल टू T अपॉन V। अरे यार R इधर V इधर, अच्छा सर ये क्या है, कांस्टेंट। अरे पीवी कांस्टेंट है और आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो मेरे पास टी अपॉन वी किसके बराबर, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, T1 अपॉन V1 ले लूं, T2 अपॉन V2 ले लूं, T3 अपॉन V3 ले लूं, सब कांस्टेंट आएगा। तो BC पर T2 अपॉन V2 इक्वल टू T3 अपॉन V3 era, T2 अपॉन V2 इक्वल टू T3 अपॉन V3, क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो T और V का रेशो हमेशा कांस्टेंट ही आना है। बेसिक सी बच्चा वाली चीज बड़े अच्छे से बताने की कोशिश की है मैंने ये आपको। यहाँ पर देखो बेटा, ऑफलाइन क्लास मतलब जो लाइव क्लास नहीं होती, रिकॉर्डेड होते, उसका एक फायदा तो होता है, बीच में जो आप कमेंट नॉक सर वो कब होगा ये नहीं आते। अब अगर आपको कोई कमेंट पूछना है या कुछ क्वेश्चन जानना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। हमारे गौरव सर, अंकुर सर है, वे दे देंगे, गौरव सर तो पहले थे, ठीक। तो यहां से भैया T3 मैंने ऐसे रखा, T2 V3 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो V3 अपॉन V2 किसके बराबर, E के, तो T3 इक्वल टू T2 इंटू E। लो जी, हमारी T3 की वैल्यू भी किस में निकल गई, आपकी E की टर्म में। ये हिस्सा रफ कर दो। अब मैंने क्या लिया, द पॉइंट C एंड D, भैया A से B आए, B से C आए, C से D आए, ये भी किस में है, ये भी तो एडियाबैटिक है। अरे ये भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन था, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन था, तो यहाँ भी क्या लगाओगे, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1, तो भैया T3 V3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T4 V4 की गामा माइनस 1। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, तो V4 की जगह पर क्या आएगा, V1, क्या आएगा बच्चा, V1। अब इसे कन्वर्ट करना महाभारत है, कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी करा रहा हूं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी एक आंख निकलवाओ, नागिन की डलवा दो। बचपन में बहुत कहानी सुनते थे कि नागिन फोटो खींच लेती है, तो आप भी फोटो खींच लो, पेपर में बहुत फायदा देगा। कर दिया रफ, लो मैंने ये रफ कर दिया, इधर का हिस्सा तो रफ कर ही दे, ठीक। अब हम रिजल्ट के प्रूफ की तरफ बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए T4 इज इक्वल टू T3, मैंने क्या किया, V3 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। लो मैंने इस टर्म में तोड़ दिया, V3 अपॉन V2 और V1 अपॉन V2, पलट लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ से T4 इक्वल टू किसके आ गया, T3। अरे V3 अपॉन V2 किसके बराबर, E के, तो यहाँ पर क्या आ गया, E। अलग अलग लिख लूं, इस हिस्से को अलग, इसे अलग, तो पावर अलग अलग लिखी जाएगी, गामा माइनस 1, और V2 अपॉन V1 पलट दोगे तो 1 अपॉन गामा, तो 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1 हो गया। अरे सर T1 भी T2 की टर्म में आया, T3 भी T2 की टर्म में लाया, पूरी इक्वेशन T2 की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। T2 तो T2 है ही, तो उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो T4 इज इक्वल टू T3 किसके बराबर, T2E। तो T3 की जगह क्या आ गया, T2E इंटू E की पावर गामा माइनस 1, यह 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम 5 से मैंने क्या किया, T3 की वैल्यू रख दी T2E, बाकी सब ऐसे ही। अब भैया पावर 1 है, दोनों सेम है, पावर प्लस होगी तो 1 से 1 उड़ जाएगा, तो T4 मेरे पास क्या बनेगा, T2E की पावर गामा इंटू 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। अब लो भैया मेरे पास सारी टर्म आ गई, T1 T4 भी E रो की टर्म में, T2 ये भी। अब मुझे वैल्यू पुट रखनी है इक्वेशन नंबर, इसे क्या मानूं, 6। तो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6 फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इक्वेशन 4, 5 और 6 है वैल्यू थर्ड में रखनी है, यानी कि T4, T1, T3, T2। तो मैंने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 4, 5, 6 इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि 4, 5 और 6 का यूज कर दो थर्ड में। कितनी? ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा। T4 कितना है? T2 e की पावर गामा 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। T2 e की पावर गामा 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1 माइनस T1। T1 कितना है? T2 1 अपॉन रो की पावर T2 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। ये यहां से रख करते हैं क्योंकि अब यह थोड़ा घालमेल सा हो रहा है। ठीक, अपॉन अपॉन T3 माइनस T2। T3 कितना है? T3 T2e माइनस T2, तो T2e है क्योंकि हमने सारी इक्वेशन T2 में कन्वर्ट कर दी। अब मैं ये सारा रफ कर देता हूं, अब इसे हम 2 मिनट में सोल्व कर देंगे। आप ही कर दोगे? कराऊं या ना कराऊं? चलो करा देता हूं मैं। ऊपर से देखो ईटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। ऊपर से T2 कॉमन है, ओके। ऊपर से 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1 कॉमन है, अपॉन नीचे से केवल T2 कॉमन है। ऊपर क्या बचा? बच्चा T2 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1 e की पावर गामा बचा, e की पावर गामा माइनस, ये तो पूरा ही कॉमन आ गया 1 अपॉन e बचा माइनस 1 क्योंकि T2 तो कॉमन, e माइनस 1। अब T2 से तो T2 घट गया। अब बुक में ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन गामा 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1 इंटू ई की पावर गामा, गामा है भैया माइनस 1 नहीं है, ई की पावर गामा माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1। लो ये आ गई आपकी इफिशियंसी किसकी बच्चा? डीजल इंजन की। फटाफट लिख लो, खत्म यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें एक छोटी सी चीज लिखी है, फॉर द सेम कंप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ बैटरी कंप्रेशन 10 सिलेंडर मस्ट बी, बस कुछ नहीं, छोड़ दो, बस लिख देना दिस इज द इफिशियंसी ऑफ अ डीजल इंजन। देखो बच्चा, अब आप कहोगे सर लिख लिख के पढ़ाई करो, बेटा ये वीडियो कम से कम 1.5 घंटे में बैठती, जैसे कार्नोट इंजन 3 दिन में खत्म हुआ ना, अगर मैं इसे लिख लिख के कराता तो ये भी लगभग 3 दिन ही लेता। अब देखो आधे घंटे की वीडियो में पूरा का पूरा खत्म। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ में आपकी ज्योमेट्री भी अभी जल्दी उसकी भी डेमो डालेंगे। सर हमें ये तो बता ही नहीं रहे मैथ का कोर्स कैसे ले, बताएंगे, सब्र का फल मीठा होता है। अभी हम ज्योमेट्री पे भी वर्क कर लें, हम एकदम आपके सामने कोर्स नहीं लेना चाह रहे, इतने हम पूरी तरीके से खुद तैयारी ना कर लें। चलो हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।